नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। राम मंदिर की अलख जगाने वाली भाजपा सरकार व भाजपाइयों ने परशुराम आश्रम एवं मंदिर में चलवाया बुलडोजर। इंदौर से इनोवा कार बुक कर रीवा लेकर आए आरोपी को पुलिस ने इनोवा कार समेत किया गिरफ्तार। सीएसीसी द्वारा निकाली गई बाइक रैली और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही जारी। हटाया गया आधा दर्जन से ज्यादा अवैध अतिक्रमण। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। राम मंदिर की अलख जगाने वाली भाजपा सरकार व भाजपाइयों ने परशुराम आश्रम एवं मंदिर में चलवाया बुलडोजर। मंदिर व धर्म का खुद को मसीहा बताने वाली भाजपा सरकार एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर बनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ रीवा में भगवान परशुराम आश्रम में बुलडोजर चलाकर धार्मिक आस्था के साथ ब्राह्मण के अस्तित्व को चोट पहुंचाने का काम किया गया। भाजपा सरकार के विधायक द्वारा स्वयं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पर कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं आम जनता को परेशान करने बदले की भावना से कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्यवाही कर रहे हैं। भाजपा नेता व विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा धर्म एवं ब्राह्मणों के खिलाफ की जा रही बदले की भावना से कार्यवाही को लेकर जिले भर में विरोध जारी है। वहीं कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने विधायक के इस ब्राह्मण विरोधी कृत्य एवं परशुराम आश्रम को ढहाए जाने के विरोध में आवाज उठाई है और चुटकी लेते हुए भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह पर स्वयं नाले पर अवैध अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया और कहा कि जिस विधायक ने अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, वो खुद अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर सरकारी नाले में अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसकी पूर्व में नगरीय प्रशासन द्वारा जांच कर उसे अवैध करार दिया जा चुका है। इस मसले पर कांग्रेस नेता का क्या कहना है, आइए सीधे उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। कल परशुराम मंदिर के आश्रम की प्रशासन के द्वारा यह कह के कि वो अतिक्रमण पे था, गिराया गया। निश्चित तौर पे उसका कुछ हिस्सा अतिक्रमण पे था। गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह जी ने राजस्व के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा और मैं नागेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनको रीवा में एक अतिक्रमण तो दिखा परशुराम मंदिर का। उनको अपने घर का अतिक्रमण नहीं दिखता कि लगभग 80-90 डिसमिल की ज़मीन वो खरीदे हैं और 6 एकड़ में कब्जा किया है, उनको वो नहीं दिखा। उनको महाराजा होटल का वो नहीं दिखा अतिक्रमण। चलो भाई, परशुराम मंदिर का आपको अतिक्रमण दिखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, इसलिए कि आपको लगता होगा कि वो ब्राह्मणों का मंदिर था। उनको रीवा के कलेक्टर और राजेंद्र शुक्ला जो रीवा के विधायक, उनको बताना चाहता हूं कि परशुराम केवल ब्राह्मण के आराध्य नहीं थे, वो भगवान परशुराम के छठे अवतार थे और हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु से ज़्यादा किसी को नहीं माना जाता। तो उनके छठे अवतार के मंदिर को जद्दोजहद करना, एक तरफ आप बाबरी मस्जिद की बात करते हो, एक तरफ आप भगवान राम की बात करते हो, तो भगवान राम और भगवान परशुराम में क्या अंतर है? भगवान राम भी विष्णु के अवतार थे तो भगवान परशुराम भी विष्णु के ही अवतार थे। आपने उसका वो किया। कुछ ही दूर पर रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी वहीं पे कल अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उनका खुद का घर, जिस घर में वो रहते हैं, वो घर भी अतिक्रमण में बना है। तो क्या टी लैया राजा कल अपने जेसीबी लेकर के जाएंगे और राजेंद्र शुक्ला जी का घर गिराएंगे? जो परशुराम का मंदिर गिरा, अतिक्रमण की परिभाषा क्या होती है कि वहाँ किसी को इतना नुकसान हो रहा है, जान माल का, कई झुग्गी झोपड़ी बस जाती हैं। सरकारी ज़मीन होती है, झुग्गी झोपड़ी बस जाती है। कम से कम वहाँ पे एक मंदिर बन गया था, उससे नुकसान केवल और केवल वहीं बगल में। आज जब मैं वहाँ गया तो कई आदिवासी ने बताया कि जो राजेंद्र शुक्ला जी का वेयर हाउस है वो भी अतिक्रमण पे, उसकी भी रीवा कलेक्टर उसकी फीता लेकर के नापे, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पर उनको रास्ता बनाना है थोड़ा विलासितापूर्ण। जो अभी रास्ता बना उसको थोड़ा कम है, उसको विलासितापूर्वक रास्ता बनाना है। तो उस रास्ता को बनाने के लिए नागेंद्र सिंह जी तो चिट्ठी लिख दी, पर दबाव राजेंद्र शुक्ला ने डाला। रीवा में ब्राह्मणों का ये गृह जिला, ऐसा जिला है जो पूरे भारतवर्ष में, विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणित कहीं है तो रीवा और सतना में है। जहाँ पे रीवा का सांसद ब्राह्मण हो, 8 विधायक में 4 बीजेपी के विधायक ब्राह्मण हो, उनके जिले में परशुराम का मंदिर गिरा दिया जाता है। न उन विधायकों को होश है, न सांसद को होश है। पता नहीं किस अहंकार की दुनिया में हो
कि राजेंद्र शुक्ला जी, आपको तो बहुत सारी जो आपने गलतियां की, जो समदड़िया को बसाया वो अतिक्रमण नहीं दिखाई दिया, जो के स्पान सिविल लाइन, आज पूरे रीवा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आँखों के रोगी हो गए हैं क्योंकि आँखों में धूल जा रही है, फेफड़े के रोगी हो गए हैं। उसके लिए तो हो सकता है एक बार जनता माफ़ कर दे, पर जो कल आपने विभत्स घटना करवाई है रीवा में, परशुराम का मंदिर, आराध्य का मंदिर तोड़ा है, उसके लिए रीवा की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं सभी देवी देवताओं को पूजा करता हूँ, मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रीवा के कलेक्टर टी इलैया राजा जी, यदि हो सकता है आपके पास अतिक्रमण की लिस्ट न हो, मैं आपको कम से कम 100 ऐसे अतिक्रमण बता सकता हूँ, है दम आपको उनको गिराने की? नहीं है। तो आपने जो कल, राम और परशुराम में कोई अंतर नहीं है, भगवान राम भी परशुराम के सामने सिरोधार्य हो गए हैं। आपको पता होगा जब भगवान राम का वरमाला हो रहा था और उस समय परशुराम जी क्रोधित होकर के आए थे, तो भगवान राम शीश झुका लिए थे परशुराम जी के सामने। ऐसे भगवान की मंदिर को तुड़वा देना, ये कौन से उसका वो है? नागेंद्र सिंह जी यह मान के तुड़वाए हैं कि वो ब्राह्मणों का मंदिर है। वो ब्राह्मणों का नहीं, वो भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार का मंदिर है। और इसका हे ईश्वर न्याय करना, मैं यही कहना चाहूँगा। साथ ही साथ जब वो अतिक्रमण बन रहा था तो क्या नगर निगम के इंजीनियर दोषी नहीं है? क्या नगर निगम का उस समय कमिश्नर दोषी नहीं है? कलेक्टर ने उस समय के तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर को और उस जोन के जो इंजीनियर रहे हों, भाई ये अतिक्रमण यदि कहीं हो रहा होता है तो वहाँ उस समय इंजीनियर क्यों नहीं गए उसको रोकने? तो उस इंजीनियर के ऊपर क्या कार्रवाई की? तब के कमिश्नर के ऊपर क्या कार्रवाई की? उनका कोई दोष नहीं है। तो इलैया राजा जी को भी प्रायश्चित तो होगा, वो किसी न किसी दबाव में ऐसा उन्होंने काम किया होगा, क्योंकि वो भी हिंदू हैं और उनको दर्द होगा, मुझे पता है कि उनको दर्द जरूर होगा। अब दबाव में काम करना पड़ता है, नौकरी किए, पर इलैया राजा जी आना किसी दिन मिलेंगे, स्कूटी से घूमेंगे रीवा की शहर में, और मैं आपको स्कूटी से चल चल के बताऊंगा कि ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण है, और देखेंगे कितना दम है तुम्हारे कि तुम उन अतिक्रमणों को गिराते हो। अदरवाइज ठीक है, ये अतिक्रमण गिरवाया है, जो दोषी होंगे ईश्वर न्याय करेगा, मुझे ईश्वर पे भरोसा है। इंदौर से इनोवा कार बुक कर रीवा लेकर आया व्यक्ति फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर से इनोवा कार बुक कर रीवा लाए और कार लूटकर आरोपी फरार हो गया, जिसे सिटी कोतवाली पुलिस ने 24 घंटों के भीतर लूटी गई कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी राहुल लोवंशी निवासी बंदवानी जिला देवास द्वारा सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखाई गई है कि राहुल पांडे नामक एक व्यक्ति द्वारा इंदौर में अभी ट्रेवल्स से इनोवा कार बुक कर लाया, जिसे रीवा स्थित जोरी के पास कट्टा दिखाकर मारपीट करते हुए इनोवा कार को लूटकर भाग निकला। दिन दहाड़े हुई कार लूट की इस गंभीर घटना की सूचना प्राप्त होने के बाद थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह परिहार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा द्वारा आरोपी को पकड़ने निर्देशित किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए लोही ओवर ब्रिज के पास संदेही आकाशदीप जायसवाल पिता स्वर्गीय अशोक कुमार जायसवाल उम्र 29 वर्ष निवासी पाड़ेनटोला रीवा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी अतुल पांडे उर्फ छोटू निवासी टेहरा थाना गढ़ जिला रीवा की मदद से उक्त घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। वह लूटी गई इनोवा कार क्रमांक MP 22T 1786 को आरोपी के पाड़ेनटोला स्थित घर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ पर आरोपी आकाशदीप जायसवाल द्वारा बताया गया कि वह और अतुल पांडे उर्फ छोटू साथी है एवं दोनों ने कुछ दिनों पहले योजना बनाई थी कि बाहर से गाड़ियां बुक करके रीवा लाएंगे व गाड़ी लूटकर उत्तर प्रदेश ले जाकर बेच देंगे। नहीं, आरोपी रीवा का ही है और ये यहाँ से अपने दोस्त उसका है आकाश नाम का जायसवाल, ये दोनों, और एक है मेन आरोपी इसमें अंकित उर्फ छोटू पांडे, ये दोनों प्लान करके अंकित इंदौर यहाँ से गया, वहाँ पर एक प्राइवेट ठेकेदार के पास मजदूरी का काम करने लगा और वहीं से फिर उसने एक अभी ट्रेवल्स है इंदौर में, वहाँ से एक उसको धोखा दे करके अपनी फर्जी पता वता नोट करा करके और एक इनोवा बुक किया और बुक करके रीवा ले आया कि हमको माँ बाप को लाना है अपने। और जब रीवा आ गया वहाँ से एक अपने दोस्त को भी लेके आया साथ में कि चलो तुमको घुमा लाते हैं रीवा, उसको भी नहीं घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था। और यहाँ जोरी पे आने के बाद चाय पिया साथ में, तीनों साथ में पिए। उसके बाद चोरी तालाब है वहीं पर, तो वहाँ फ्रेश होने के नाम पर तीनों गए कि चलो फ्रेश हो ले फिर चलते हैं घर।
माता पिताजी को लेने। और जब तालाब के पास गए तो वहाँ पर वो कट्टा वट्टा दिखा करके उसको ड्राइवर को गाड़ी लेकर के भाग गया। भागने के बाद जो अपना जिसके साथ पहले से इसकी प्लानिंग थी कि गाड़ी को ले आकर के फिर बाहर ले जाके बेचेंगे, तो उससे बात किया। उसके बाद फिर ये दोनों मिल करके गाड़ी लेके और रवाना हो गए थे। दूसरा सूचना आने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर साइबर सेल के माध्यम से, साइबर सेल का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा, उनके द्वारा लोकेशन ट्रेस करके और वाहन को जब्त कर लिया गया है। एक आरोपी पकड़ लिया गया है, एक आरोपी मौके से भाग गया है, जिसको तलाश की जा रही, तत्काल पकड़ लिया जाए। सीएसीसी द्वारा निकाली गई बाइक रैली भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में एक तरफ जहां जगह जगह कुछ किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन किसानों को जागरूक करने की दिशा में रैली निकालकर किसानों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। देश सहित रीवा में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जन जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। सीएसीसी के तत्वावधान में यह रैली निकाली गई है। रैली का मुख्य उद्देश्य किसानों को जागरूक करना है। वहीं रैली के साथ ही रीवा के किसानों से अपील की गई है कि अपने नजदीकी बैंक में फसल बीमा कराकर ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ लें। असल में किसान दिवस के अवसर पर जो है ये आपका सीएससी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए हमने रैली का आयोजन किया है, बाइक रैली का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जो है बीमा योजना का लाभ जो है प्रत्येक किसान को दिया जा सकता है, ताकि लोगों को जानकारी मिले, किसानों भाइयों को जानकारी मिले और अपना बीमा जो है वो अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत के कॉमन सेंटर से करा सके। उसके लिए हमने आज रैली का आयोजन किया है। साथ में अभी आपको जानकारी होगी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयुष्मान का कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो हमने आयुष्मान के लिए भी रैली की है कि आयुष्मान जो है लोगों का बन रहा है, ग्राम पंचायत में ही आयुष्मान अब जाके बनवाएं और जो है अपना वहाँ पर लाभ लें आयुष्मान का जो है। और किसान भाइयों का जो है चाहे अन्य नागरिक हो, इन सभी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं कॉमन सेंटर के माध्यम के द्वारा। ये आपका रैली का शुभारंभ जो है हमारे जो कृषि अधिकारी हैं यूएस बागरी जी, इनके द्वारा जो है रैली को झंडी दिखाई दी गई है और ये रैली जो है वहाँ से स्टार्ट होकर जो है आपका कृषि अधिकारी कार्यालय से जो है आपका साई मंदिर में इसका समापन किया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही जारी, हटाया गया आधा दर्जन से अधिक अवैध अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही निरंतर जारी है। गत दिवस विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कार्यवाही की गई। इसके बाद बुधवार को इसी कड़ी में चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिका ढाबा सहित आधा दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इनके चंगुल से सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में बाईपास से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्यवाही के दौरान चुरहटा थाना प्रभारी सहित बड़ी तादाद में पुलिस व प्रशासनिक टीम मौजूद रही। मौके पर कार्यवाही करने पहुंचे तहसीलदार रामेश्वर त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी और जहां कहीं भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है उसे खाली कराया जाएगा। एक्चुअल है क्या कि ये नेशनल हाईवे, ये भारत सरकार की सड़क है, भूतल परिवहन विभाग की, और इसकी सड़क चिन्हित है। बहुत से सारे लोगों ने अवैध ढाबे, अवैध दुकानें संचालित करके वहाँ अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी निर्देश है कि अवैध गतिविधियाँ बंद हों, अतिक्रमण बंद हो। शासकीय भूमि में जितने भी अतिक्रमण हैं और ख़ासकर जो बड़े अपने आप को समझते हैं तो उनका अतिक्रमण जो है भूतल परिवहन विभाग के सहयोग से हटाया जा रहा है और ऐसे जो भी अतिक्रमण मिलेंगे वो निरंतर हटाए जाते रहेंगे। ये तो भूतल परिवहन विभाग हमको सूची दे रहा है और वही बताता है कहाँ टारगेट करना है। हम लोग कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए वहाँ मुस्तैद रहते हैं। संबंधित भूतल परिवहन विभाग द्वारा इसके पूर्व 3 दिन पूर्व डुग्गी पिटवाई गई थी, नोटिस दिया गया था, लाउड स्पीकर से इन लोगों को सूचित किया गया था। नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर आम आदमी पार्टी की अहम बैठक। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। एक तरफ जहां भाजपा व कांग्रेस पार्टी में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट चुकी है। इसी तारतम्य में एक अहम बैठक पार्टी पदाधिकारियों की प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा ली गई है। इस सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने संबोधित किया और आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विशेष तैयारी किए जाने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। वहीं प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्य कौशल के आधार पर चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम के नाम पर वोट मांगा है और उन्हें दोबारा जनता ने चुना है, उसी तरह से सभी जगह आम आदमी पार्टी अपने कार्य के आधार पर वोट मांगेगी। किसानों के आंदोलन संबंधित मुद्दों पर पंकज सिंह ने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़कों पर है। केवल इस सरकार की वजह से उन पर जो कानून थोपा जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम कर रही है। हमारे 7 जोन हैं। 7 जोनों में हमारे 4 जोनल सम्मेलन हो चुके हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन है ये, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका सम्मेलन है। इन सम्मेलनों में आम आदमी पार्टी लगातार आगामी नगर निकाय के चुनाव और जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हैं उन चुनावों के लिए रणनीति बना रही है। हम कैसे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चलाएंगे, कैसे संघर्ष करेंगे, कैसे संगठन हमारा विस्तार होगा, इन तीनों चीज़ों पे लगातार हमारी कोशिश जारी है। पार्टी तेज़ी से मजबूती की ओर बढ़ रही है। भोपाल में ज़बरदस्त सम्मेलन हुआ, इंदौर में हुआ, सागर में हुआ, इसके पहले जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए गजब का उत्साह है। साथ ही आम आदमी पार्टी ये भी जानती है कि ये चुनाव हमारे लिए संगठन विस्तार प्लस जनता के मुद्दे कैसे हम चुनावी केंद्र पे लाएं उसके लिए है। तो हमारी दोनों स्तर की तैयारी चल रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पार्टी का जो उद्देश्य है कि जिस तरीके से प्रदेश और देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनावों के समय बाहुबल, धन बल, पैसा बल ये सब चलता है, उसको हटाकर कैसे जनता के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पानी के, बिजली के, किसानों के, फसल के दाम के मुद्दे चुनावी केंद्र पे आएँ और लोग जो चुनाव पे वादा करें वादे से भटके नहीं। इस देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 5 साल सरकार चलाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हमने काम किया है तो आप हमको वोट दीजिएगा, अन्यथा नहीं दीजिएगा। आज़ाद भारत के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री ये कहने की हिम्मत अभी तक नहीं जुटा पाया है। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कोशिश है कि हम नगर निकाय के चुनाव में पूरी ताकत से उतरें, जनता के सामने एक ईमानदार विकल्प दें। जो प्रत्याशी हों, हमारे पार्षदों के, पार्षद पद के या महापौर पद के या अध्यक्ष पद के या पंचायतों पे जो जनपद हो, जिला हो या सरपंची हो, ईमानदार लोग हों, अच्छे लोग हों, जनता के मुद्दों को समझने वाले लोग हों, उसके लिए काम करने वाले लोग हों। ये हमारी कोशिश है लगातार। साथ ही पत्रकार बंधुओं के सामने एक बात और मैं कहना चाहूँगा। आज पिछले 1 महीने से अन्नदाता देश का अनशन पे, आंदोलन पे बैठा हुआ है। इस ठिठुरती ठंड पे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कई लोगों की, 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही। जो बातें कह रहे हैं वो कोरी बातें कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो किसान, अन्नदाता के साथ भी खड़े होने का समय ही है। जो तीनों कानून हैं मैं पढ़ा हूँ, उन कानूनों को, मंडी व्यवस्था खतरे में है जिससे किसानों को एमएसपी मिलता था या उनका बाज़ार पे आके सुनिश्चित होता था कि इस दाम पे उनके अनाज बिकेगा, वो खतरे में है। दूसरी चीज़, जो काला बाजारी आवश्यक वस्तुओं की होती थी या रुकी हुई थी कुछ हद तक, उसको और बढ़ावा मिलेगा चूँकि अथाह भंडारण कर सकते हैं बड़े उद्योगपति। तीसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसान की ज़मीनें छीनी जाएंगी, किसान अपनी खेती पे मजदूर हो जाएगा और उस कानून में लिखा हुआ सिविल कोर्ट तक नहीं जा सकता। तो इन कानूनों के विरोध में देश का अन्नदाता बैठा है। मोदी जी हों, अडानी हों, अंबानी हों या देश का कोई नेता हो, नरेंद्र सिंह तोमर हों, अमित शाह हों या यहाँ राजेंद्र शुक्ला बैठे हों या जनार्दन मिश्रा हों या कांग्रेस का कोई नेता हो, सब अनाज खाते हैं। इसी अन्नदाता के दिन रात की मेहनत, खून पसीने की कमाई से पेट पलता है इस देश का, सब नेताओं का। तो इतना घमंड में ना आए कि अन्नदाता को भूल जाएं।
हमारी गुजारिश है कि अन्नदाता की मांगों को तत्काल माना जाए। आम आदमी पार्टी उनके साथ, उनके संघर्ष में, उनके हर मुद्दे पे साथ खड़ी है। जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। ओबीसी महासभा द्वारा बुधवार को प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 2021 में होने वाली जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़े जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन पत्र में ओबीसी महासभा ने मांग की है कि आगामी जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और ओबीसी समाज की जनगणना की पूरी जानकारी प्रकाशित की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि आजादी से लेकर आज तक ओबीसी समाज की जनगणना नहीं हुई है, जिससे देश की आधे से ज्यादा आबादी को उसकी संख्या के हिसाब से उसको उसका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। जाति जनगणना होने वाली ओबीसी होने वाली है, उसके तहत आज हम लोगों ने 21 तारीख से ओबीसी महासभा का पूरे राज्य में ये ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है। उसी तहत आज रीवा में हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम करेंगे और जो जाति जनगणना है उसका कॉलम जोड़े जाने के संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग ओबीसी महासभा द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन ये राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर दिया जाएगा और एसडीएम को देंगे हम लोग यहाँ पर। ज्ञापन कई बार सौंप चुके हैं लगातार, लेकिन ये किस तरह सरकार है कि सबकी जनगणना हो गई है, लेकिन ओबीसी की जनगणना 1931 में हुई है, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। इस तरह आज हम लोग पूरे देश में 21 तारीख से हमारा ओबीसी महासभा चल रहा है, उसी तरह रीवा में हम लोग फिर ज्ञापन दे रहे हैं। तो उसको निश्चित ही हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदारी इस प्रकार एक किसान आंदोलन भी देखने चल रहा है। हम लोग भी पूरी तरह उसमें लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और दोनों आंदोलन को जोड़ के देखा जाएगा और एक बड़ा क्रांति के रूप में देखा जाएगा ये देश में। परिवार की ओर से जो आगामी जनगणना चालू होगी 9 फरवरी को, उसमें जो जनगणना हो रही है उसमें हम लोग ओबीसी का जो कॉलम है उसको जोड़ने के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। विगत 1 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर हम लगातार सरकार से बात करते आ रहे हैं, सरकार से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कि जो जनगणना हो रही है उसमें जो है ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। ओबीसी का कॉलम क्यों जोड़ा जाए ये सरकार जानती है, इसलिए नहीं जोड़ना चाह रही है। आज तक देश के अंदर जब जनगणना हुई थी तब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1931 में, और जो ये ओबीसी समाज है वो पिछड़ा समाज है और ये हर रूप से पिछड़ा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां ओबीसी समाज का व्यक्ति पिछड़ा नहीं है। तो जो ये जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे, उसमें सरकार को पता है कि हर दूसरा व्यक्ति जो है ओबीसी समाज का है, तो इसके लिए एक अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से बजट देना पड़ेगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसलिए सरकार जनगणना नहीं करा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर हमारी जनगणना नहीं कराई गई तो जिस तरह देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमको गांधीवादी तरीके से आगे निकलना पड़ेगा। हमको रोड जाम करनी पड़ेगी, हमको सड़क जाम करनी पड़ेगी, संसद का घेराव करना पड़ेगा, विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है, क्योंकि जब तक किसी की संख्या का पता नहीं होता है तब तक उसके लिए सरकार कोई भी बजट का प्रावधान नहीं करती है, उसके विकास का कोई प्रावधान नहीं होता है। सरकार हर हाल में ओबीसी समाज को गर्त में डालना चाहती है, ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो हम लोग केवल वोट बैंक नहीं है इस देश में कि केवल हम लोग वोट बैंक हैं, हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी पूर्ण हक इस देश के संसाधनों पर है और हमारा पूर्ण हक है कि जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हमको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, कि हमारा भी जीवन स्तर अच्छा हो, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हम भी हर सेक्टर में जो अपना प्रतिनिधित्व दे सकें। आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर ओबीसी का व्यक्ति केवल 0.4% से ज़्यादा नौकरियों में नहीं है। आज आप व्यवसाय का सेक्टर देख लेंगे तो 1% में भी व्यवसायी जो है ओबीसी समाज का नहीं है। राजनीति की स्थिति में देख लेंगे तो महज 2 से 3%, 4% लोग ही राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, जबकि हमारी संख्या 50% है 1931 के हिसाब से। उसके बाद 1000 से ज़्यादा जातियों को ओबीसी समाज में जोड़ा गया। इस आंकड़े को हम एक अनुमानित आंकड़ा जो मानते हैं, 65% आबादी जो है ओबीसी समाज की है। तो क्या 65% जो है राजनेता ओबीसी समाज से हैं? 65% मुख्यमंत्री क्या ओबीसी समाज से हैं? 65% कर्मचारी क्या ओबीसी समाज से हैं? आपको आर्थिक रूप से संपन्न लोग क्या कहीं 65% ओबीसी समाज के दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जो है अंतिम बार सरकार से
यह मांग कर रहे हैं कि जो 9 तारीख से जनगणना होगी उसमें जातिगत कॉलम जोड़ दिया जाए, नहीं इसके आगे जो भी होगा वो समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसके साथ साथ संपूर्ण जवाबदारी भारत सरकार की होगी, मध्य प्रदेश सरकार की। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। राम मंदिर की अलग जगाने वाली भाजपा सरकार व भाजपाइयों ने परशुराम आश्रम एवं मंदिर में चलवाया बुलडोजर। इंदौर से इनोवा कार बुक कर रीवा लेकर आया आरोपी को पुलिस ने इनोवा कार समेत किया गिरफ्तार। सीएसीसी द्वारा निकाली गई बाइक रैली और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही जारी, हटाया गया आधा दर्जन से ज्यादा अधिक अतिक्रमण। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।